हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। हम यहाँ पर 2024 में जितने लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत रत्न से रिलेटेड क्या टर्म एंड कंडीशन है, किसको मिलता है, कब उसका स्थापना हुआ था, अब तक कितने लोगों को मिला है, उन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। यह एक्सेप्शनल केस है, जबकि भारत रत्न में जनरली 1 लोगों को दिया जाता है। एक्सेप्शनल केसों में यह 3 लोगों को दिया जा सकता है किसी एक साल में, लेकिन इस साल 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें जैसे कि आप नाम जानते भी होंगे, ये बिहार से हैं। कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हें दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को दिए हैं। चौधरी चरण सिंह को दिए गए हैं और पीवी नरसिंहा राव को दिए गए हैं। और लास्टली 5वां लोग जो है वह MS स्वामीनाथन। इन 5 महान विभूतियों को इस साल 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपको अब होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इन 5 लोगों से रिलेटेड या भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इस पॉइंट को एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, फिर हम इन 5 विभूतियों के बारे में एक एक करके इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। भारत रत्न के बारे में बात किया जाए तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिए, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर ये याद रखेंगे, जबकि आर्मी के लिए, फौज के लिए, सेना के लिए जो सबसे बड़े सम्मान है उसका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, इसलिए नागरिक सम्मान के रूप में सबसे बड़ा सम्मान भारत का जो है सो भारत रत्न है। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना के दिन ही 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, जिन 3 व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे कि आप ये नाम पहले भी जानते होंगे कि ये तीनों व्यक्ति हैं जो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न जब स्थापित हुआ था 2 जनवरी 1954 को, तो 1954 में ही इन तीनों लोगों को भारत रत्न दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, और इस ऑप्शन में आपको सी राजगोपालाचारी दिए रहते हैं, तो आपको सी राजगोपालाचारी को ही आप टिक करेंगे। उसके पीछे कई रीज़न है। पहला रीज़न, यदि ऑप्शन में ही सिर्फ ये दिया हो तो दूसरा तो करने की मतलब ही नहीं बनता है। यदि इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन भी दे दें तब भी आपको सी राजगोपालाचारी ही टिक करना है, क्योंकि 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिए गए थे तो 3 लोगों को दिए गए थे, जिसमें पहला, इसमें सीरियल नंबर भी उन्होंने इंडिकेट करता है, जो पहला फर्स्ट सी राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा CV रमन है। यदि पहला पूछे तो सी राजगोपालाचारी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे 1954 में पहली बार इनमें से किसे भारत रत्न दिया गया था, एक ऑप्शन हो तो एक को टिक करना है, यदि तीनों हो तब एक से अधिक। लेकिन यदि पूछे कि पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो यह है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 1954 में ही यह डिसाइड किया गया था, किसी वर्ष विशेष में यदि एक से ज़्यादा लोगों को यदि भारत रत्न देना भी हो तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और जबकि इस साल पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है एक साथ, जो हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन। टोटल अब तक 49 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, टोटल 49th मेन रैंक पर जो है कर्पूरी ठाकुर है। टोटल अब तक जो टोटल 2024 तक की बात किया जाए तो वह 53 हो चुका है। 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 49वें नंबर पर जो आते हैं 49th पोजीशन पर जो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को 50, चौधरी चरण सिंह को 51, PV नरसिंहा राव 52 और MS स्वामीनाथन 53। इस तरह से सीरियल नंबर दिया गया है। और लास्ट जो 2024 तक यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अब तक इस साल
जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, उन पाँचों लोगों को बारे में, उन पाँचों वीर महान व्यक्तियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा मुख्य पॉइंट जो इससे रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इनमें पहला, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, वो 49th में पोजीशन पर इसे भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, टोटल 53 है, याद रखना है आपको। तो इसके कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जिस जन्मदिन पर उन्हें उसकी पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम बन चुका है, समस्तीपुर जिला में, बिहार में है, वहाँ हुआ था। तो बिहार से यदि आप स्टूडेंट्स हैं और बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। खास करके कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं उसे आप रट जाएं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौचिया गाँव, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से फेमस है, समस्तीपुर जिला में हुआ था। उसका निधन 17 फरवरी 1988 को हो चुका है। जननायक के नाम से यह लोकप्रिय थे और जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी कई बार उसे जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। पहली बार उन्होंने जब विधानसभा सीट जीती थी वह ताजपुर से 1952 में, और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। इस क्वेश्चन को भी आपको लगता होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रामविलास पासवान जी पहली बार किस पार्टी से विधायक बने थे या पॉलिटिक्स में आए थे। तो याद रखेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। 2 बार बिहार के वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार उन्होंने पहली बार जो बने थे वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में से, सोशलिस्ट पार्टी से ही वह चुनाव भी जीते थे 1952 में, और 1970 से 71 के बीच में वह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही सीएम रहे थे। जबकि 1977 से 79 के बीच में वह जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सीएम रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे आप। आपसे एग्जाम में यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर जी इनमें से किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सीएम बने थे। तो हमें जनरली लगता है कि वह जिस पार्टी से इलेक्शन जीते थे पहली बार सीएम बने होंगे, तो आपको सोशलिस्ट पार्टी टिक करना है, लेकिन इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि वह 2 बार सीएम बने थे और दोनों बार अलग अलग पार्टी से निर्वाचित हुए थे। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किए थे। और जब वो शिक्षा मंत्री थे तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा में जो इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, यदि इंग्लिश में आप फेल हैं तो फेल काउंट नहीं किया जाएगा। यह पद्धति लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी हैं। उन्होंने जब शिक्षा मंत्री बिहार में थे तो इसे लागू कर दिया था। दूसरी चीज, बिहार में पहली जो पूर्ण शराबबंदी जो लागू किए थे वो कर्पूरी ठाकुर जी ही किए थे 1970 में। ठीक है, 1970 में पहली बार जो है बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। कब? कर्पूरी ठाकुर के समय में। और यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो बिहार में पहली बार पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था, तो उसमें किन के शासनकाल में? तो नीतीश कुमार मत मारिएगा, नीतीश कुमार दूसरे व्यक्ति हैं, पहले कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, इसमें देखिए वो यहाँ पर जो आरक्षण अभी चल रहा है बिहार में, लेकिन यह जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, वो पुराने समय में पहले जो आरक्षण थे उसके अनुसार कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला 1978 में उन्होंने दिए थे, जिसमें उन्होंने 26% आरक्षण प्रदान किए थे। 26% आरक्षण की, अभी जैसे कि आप 50% आरक्षण देख रहे हैं, बिहार सरकार ने 65% कर दिए थे, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फिलहाल 50% पर वापस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के अनुसार आरक्षण कितने % तक थी।
तो वह 26% तक आरक्षण थी उस समय। जिन 26% में ओबीसी को 12% दिया गया था। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जाति के गरीब के लिए 3% हिस्सा था। उस समय में भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी था, मतलब नाम ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं 12% ओबीसी में जो पिछड़े वर्ग है उनको 8%, महिला को 3% और उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं उसे भी 3% हिस्सेदारी दिया गया था आरक्षण में। ये सभी पॉइंट्स है जो कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड थे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी खास करके जो स्टूडेंट्स बिहार से या बिहार स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50वें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। जैसे मैं बता चुका हूं, कर्पूरी ठाकुर है 49वें व्यक्ति और लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मतलब वो आरएसएस से पहले जुड़े थे, बाद में भाजपा के जो सदस्य बने थे, संस्थापक, मतलब शुरुआत में ही, मतलब भाजपा का जब स्थापना हुआ था उसी समय से वह भाजपा के सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। वे नेत्र उपनाम से, वे नेत्रा, याद रखेंगे, नेत्रा उपनाम से भी वह सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल बेट्रियड पुस्तक लिखी थी। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करना लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा गया है। तो याद रखेंगे द पीपल बेट्रियड। ठीक है, यह पुस्तक उन्होंने 1979 में लिखा था। उसकी आत्मकथा का नाम है माय कंट्री माय लाइफ। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, माय कंट्री माय लाइफ इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो यह लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी और यह रथ यात्रा की शुरुआत जो है 25 सितंबर 1990 को हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। याद रखिए यहाँ पर यह बिहार में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जैसे कि आप मैं ऊपर देख चुके हैं आप कि उनका जो रथ यात्रा शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए, लेकिन उसे गिरफ्तारी कहाँ मिला था? समस्तीपुर में 22 अक्टूबर 1990 को। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश किए, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। और यह कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो यह बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटनाएं हुई थी। जो रथ यात्रा सोमनाथ मंदिर से चला था वह 6 दिसंबर 1992 को कहाँ पहुँच गया था? अयोध्या, जहाँ पर आज राम मंदिर है। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं चले थे, जिन यात्राओं के नाम हैं जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा। उनके जो राजनीतिक करियर के बारे में देखा जाए तो 1967 से 1970 तक वह दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जब जनता पार्टी की सत्ता में आई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1979 में वह पहली बार दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसे भी याद रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1979 में वह पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए वह निर्वाचित हुए थे। वे 7 बार लोकसभा के उन्होंने सांसद बने, लोकसभा से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिसमें वो 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। देखिए यहाँ पर उनकी कैरियर बहुत लंबी है, तो उन्होंने आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पजल के टाइप में दिया जा सकता है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वे 7 बार लोकसभा के सदस्य जीते गए थे, जिनमें से उन्होंने 1 बार नई दिल्ली
सीट से जीती और 6 बार गांधीनगर सीट गुजरात से जीता और 4 बार वह राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए थे, राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2002 से लेकर 2004 तक वे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किए हैं। 2002 से 2004 तक जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वह 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक इसी ड्यूरेशन में वह भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। और वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि भाजपा को 2009 में बहुमत नहीं मिली। अब नेक्स्ट हमारा जो जिसे भारत रत्न दिया गया है वह नेक्स्ट विभूति हैं, नेक्स्ट पर्सन है, वह है चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसे यह 51वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में वो संसदीय सचिव बने थे। उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया था। यह भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके उस एग्ज़ाम में जो यूपी बेस्ड एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी एसएससी का हो या यूपी में किसी अदर एग्ज़ाम हो की प्रिपरेशन करने वाले यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस टॉपिक को, खास करके इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें यहाँ से कि चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई थी। तो याद रखेंगे वह भारतीय क्रांति दल के नाम से पार्टी बनाई थी, जिसे बाद में नाम बदलकर लोक दल रखा गया था। या 1907 में उन्होंने बनाया था यह पार्टी। उन्नीस में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। यूपी को वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में मतलब उसने जो है भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे। 1979 में वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। देखिए चौधरी चरण सिंह जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, उसी तरह से भारत में पहले उप प्रधानमंत्री का भी पोस्ट था, उप प्रधानमंत्री भी नियुक्ति होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भी कार्य किए हैं, भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं चौधरी चरण सिंह जी, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी। और वे वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 20 अगस्त 1979 को उसकी मृत्यु हो गई और उसे किसान घाट पर उन्हें उसका स्मारक है। दिल्ली में किसान घाट है जहां पर चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बना हुआ है। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 में पेश किया गया। मतलब उन्हीं के प्रयास से यह अधिनियम पेश हुआ है। कृषि विषय पर उनकी किताबें, उन्होंने जो किताब लिखी हैं उसके नाम हैं भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका, और दूसरा जो है भारत का आर्थिक दुष्प्रभाव, कारण और उपचार। जो उन्होंने कृषि के रिगार्डिंग उन्होंने जो बुक लिखी हैं वो बुक है। उसके महत्वपूर्ण प्रकाशन और जो हैं कृषि से अलावा वो है जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसके समाधान। ये सब उन्होंने बुक लिखे हैं। उन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे आप देख लें, उसे याद रखें, और ख़ास करके वो स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस या यूपी के किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह ज़रूर देखें। चलिए आगे हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। यह भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था और उसे 52वें नंबर के वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए थे।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार में वह गृह मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। वह गृह मंत्रालय उसके अधीन थे, वह गृह मंत्री थे इंदिरा गांधी और राजीव जी के सरकार में। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी बने हैं। याद रखेंगे, वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। उसी के कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था वो चौधरी चरण सिंह जी के ही कार्यकाल में हुआ था। 23 दिसंबर 2004 को इसकी मृत्यु होगी और उसके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। मतलब दिल्ली में ज्ञान भूमि के नाम से एक स्थान है जहाँ पर जो है सो पीवी नरसिम्हा राव जी का स्मारक है। अब बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, उन्होंने जो बुक लिखे हैं, जिन्होंने बुक को ट्रांसलेट किए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उन्होंने मतलब पीवी नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने कुछ बुक को जो साहित्य थे उनके भी ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। जैसे उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान के रूप में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। और उसकी आत्मकथा है द इनसाइडर, 1998 में प्रकाशित हुआ है। द इनसाइडर जो किसकी आत्मकथा है, तो यह पीवी नरसिम्हा राव जी का आत्मकथा है। और उन्होंने ही एलपीजी सुधार प्रकाशित किए थे। और एलपीजी सुधार पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। और एलपीजी सुधार लाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मनमोहन सिंह जी। एलपीजी से का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना उन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसके कार्यकाल के दौरान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और यह कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी इस साल 2024 में भारत रत्न दिया गया। वह 53वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं। और अब तक टोटल 53 लोगों के भारत रत्न दिए जा चुके हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और उसका निधन 28 दिसंबर 1923 को हुआ था। शायद ये क्वेश्चन ना भी पूछे, लेकिन याद रखें। और वह भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, भारत के यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे थे, इनमें से कौन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, तो यह है एम.एस. स्वामीनाथन जी। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए वर्ल्ड के हरित क्रांति, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड में, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। 1961 से 1972 तक उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक रहे हैं। 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे हैं। 1979 से 1980 तक वह कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे हैं। 1982 में वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। 2004 में उसे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2007 से 2013 तक वो राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उन्हें जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं उसे देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन से सम्मान या उनमें से कौन कौन से सम्मान एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिले हैं, तो देख लें। 1971 में उसे रेमन से मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1946 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया था। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के वो विजेता थे। 1984 में उसे UNEP ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 2000 में उसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान थे। कुछ राष्ट्रीय सम्मान देख लेते हैं जो
MS स्वामीनाथन जी को प्राप्त हुए हैं। 1961 में उसे SS भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में उसे पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और 1999 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है। और 2024 में आप जानते हैं उसे 53 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर जो छोटा सा टॉपिक था भारत रत्न और 2024 में जिन महान विभूतियों को मिले हैं या भारत रत्न, उनसे रिलेटेड यह कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।